Okay. So last class we have seen lastly the enthalpy. Okay. Delta H formula was say delta H is equals to delta U plus P delta V. Means जो वर्क डन है ओके वो वर्क डन रिजल्ट करेगा वर्क डन की वजह से एनर्जी चेंज होगी राइट. सो वो जो एनर्जी चेंज होगी वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी ना होके पी डेल्टा वी दैट इज जो कांस्टेंट प्रेशर पे यस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन हो रहा है वो एडिशन हो रहा है तब जाके हमें इंटरनल एनर्जी प्लस ये एनर्जी मिल रही है दैट इज द एंथैल्पी. एंड हमने देखा था कि जैसे कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है वैसे ही एंथैल्पी भी क्या है स्टेट फंक्शन है. दैट व्हाट डज इट मीन स्टेट फंक्शन है मींस कि वो पाथ फॉलो के ऊपर डिपेंड नहीं करता. हाँ करेक्ट ओके कि कौन सा पाथ फॉलो करके हम वो स्टेट पर पहुंचे हैं वो डिपेंड नहीं करता. ओके सो हम डेल्टा के फॉर्म में मतलब डिफरेंस के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एंड से सिंपली H इज इक्वल्स टू U प्लस पी वी भी लिख सकते हैं और डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके सो नेक्स्ट हम अभी देखते हैं से ऐसा समझो कि ये मेरा कोई एक कंटेनर है उसमें N1 मोल है N1 मोल ऑफ गैस है N1 मोल कंसेप्ट. ओके सो N1 मोल ऑफ से क्या है गैस भरा हुआ है और इसका वॉल्यूम है से V1. ओके ऐसा समझो कि हम जैसे जा रहे थे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वैसा ही है कि ये रिएक्टेंट है. अब रिएक्टेंट के मोल कितने हैं N1 और उसका V क्या है V1 वॉल्यूम क्या है V1. ओके देन से वैसे ही सपोज प्रोसेस हो रही है केमिकल प्रोसेस ही हो रही है एंड स्टेट 2 इज रीच्ड एंड स्टेट 2 के कंडीशन में जो N1 है उसकी कंडीशन चेंज हो गई होगी और जो V2 है उसकी कंडीशन भी वॉल्यूम भी चेंज होया होगा तो V2 एंड N2. हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर मोल कैसे चेंज हो गए. ओके मोल भी हमें लगता है डे टू डे लाइफ में अगर हम केमिस्ट्री ना पढ़े तो हमें लगेगा कि भाई कोई चीज में से कोई चीज बन रही है तो ये कम कैसे हो गया. ओके सो कम हो जाता है क्योंकि वेस्ट है हीट जनरेट होती है जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था. वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. फर्स्ट लॉ तो हमने देख लिया है बट सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि देयर इज मतलब सेकेंड लॉ के भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स है. एक स्टेटमेंट सपोज क्लॉजियस स्टेटमेंट है एक स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है मतलब सबने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड लॉ बताया है. ओके सो वन पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट वन पॉइंट ऑफ व्यू इज 100% अगर तुम्हारा इनपुट है तो उसका 100% आउटपुट में कन्वर्जन नहीं हो सकता. देयर इज ऑलवेज लॉस. ओके वेस्टेज विल बी देयर. सो हम सोचेंगे कि इसे N1 से N1 तो सेम रहेगा N1 इज मोल और मोल को हम थोड़ा बहुत रिलेट कर देते हैं मास से. सो रिएक्शन हो गई तो मास कैसे चेंज हो गया. सो एक्चुअल में मोल्स कैन चेंज. जैसे कि एक एग्जांपल ले हम से हेबर प्रोसेस याद रखना कौन सी हेबर प्रोसेस से N2 प्लस से 3H2. ओके ये हेबर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले किया था इसलिए इसको हेबर प्रोसेस बोलते हैं. याद रख लेना 11th में भी आगे भी आता रहेगा और 12th में भी आएगा हेबर प्रोसेस. ओके हेबर प्रोसेस किसके लिए है एमोनिया बनाने के लिए. ओके सो NH3 ट्वाइस NH3. सो बैलेंस हो गया N2 एंड यस. ओके सो ये हेबर प्रोसेस है हमारी. ये है हमारा गैसियस ये हाइड्रोजन भी हमारा गैसियस और एमोनिया भी हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा गैसियस. अब यहाँ पर हम देखें तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स है. सो मोल्स यहाँ आगे लिखे हुए होते हैं हमारे इक्वेशन में तो कितने मोल्स है 1. हाइड्रोजन के कितने मोल्स है 3. दैट मीन्स टोटल 4 मोल्स आर देयर इन द रिएक्टेंट साइड. इन द रिएक्टेंट साइड टोटल 4 मोल्स आर देयर एंड देखो यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट में 2 मोल्स ही है. ओके क्योंकि कंपाउंड बन गया है ना यहाँ पर. अगेन तुम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन देखो तो देखो ये N2 और ये है 6 तो देखो ये N2 और H हो गया 6 तो वैसे तो सही है. ओके बट मोल
क्योंकि मोल सबका अलग अलग होगा। ओके, जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि मैंने यहां पर 1 मोल ऑफ H2 भरा हुआ है, और मैं यहां पर बोलूं कि यहां पर मैंने 1 मोल ऑफ N2 भरा हुआ है, तो दोनों के 1 मोल ही भरे हुए हैं, लेकिन इसका 1 मोल भरा हुआ है तो उसका कैसे होगा मास, जैसे कि उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा से 2 ग्राम, एक का 1 ग्राम तो दो का 2 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास 14 तो दो का हो जाएगा से 28 ग्राम। अब हम देखेंगे तो भाई ये तो पहले तो सेम जैसा लग रहा था, 1 मोल 1 मोल, तो मोल बोलेंगे तो वो सेम जैसा है, बट अगर मास की कंपैरिजन करेंगे या मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आया? सो विथ रिस्पेक्ट कि हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ओके, अगर तुम यहाँ पे देखो तो देखो डिफरेंट है, लेकिन मोल से देखो तो अलग अलग है, सेम है, और मास से या मॉलिक्यूलर मास से क्या है, डिफरेंट है। वैसे ही यहाँ पर तुम देखो तो अगर पर्टिकुलर एलिमेंट का तुम देखोगे, जैसे हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस कर रहे हैं, तो वहां तो सही आ रहा है, रिएक्टेंट में जितना है उतना ही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास गलत नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स और से 2 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन के 2 एटॉम है, ऐसा समझो 2 एटॉम है, एक है एक और ये दूसरा, तो N2 हो गया। ओके, वैसे ही हाइड्रोजन H2 के 3 है, ये नाइट्रोजन के 2 थे, मतलब ये एक नाइट्रोजन और ये एक नाइट्रोजन। ओके, तो वैसा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन H2, ये दूसरा H2 और ये तीसरा H2 वैसे गिवन है। ओके, ये H, ये H, ये H2 है, ये N2 है, और ये भी H, ये कनेक्टेड है। समझ में आया? ओके, सो ये सब कुछ जस्ट यही बताने के लिए, क्या बताने के लिए कि देयर कैन बी चेंज इन दी मोल्स। ओके, जो हमारा परसेप्शन होता है, अगर हम पढ़े नहीं तो हमारा जो बेसिक परसेप्शन होता है यार मोल्स थोड़ी चेंज होंगे, नहीं, मोल्स चेंज हो सकते हैं, वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, हमने देखा है। ओके, कि कंप्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, एक्सपांशन करेंगे तो भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ओके, सो दैट मीन्स कि मोल्स चेंज हो सकते हैं। अब वापस हम अपनी थियरी पे आते हैं। सो अगर इसके लिए हम से आइडियल गैस इक्वेशन, लास्टली मैंने बताया था, ओके, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। यस, वेरी गुड। सो से इसके लिए अगर हम PV लिखे, सो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT। अब ये रिएक्टेंट के लिए कंडीशन 1 के लिए लिखे तो यहाँ 1 है, N1 और V1, तो यहाँ पे मैं N1 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं V1 लिख दे रहा हूँ। वैसे ही इसके लिए भी लिख सकते हैं हम, तो इसके लिए लिख सकते हैं PV2 is equals to N2RT। डन? ओके, सो ये हम लिख सकते हैं। अगर हम डिफरेंस ले इसका से PV2 माइनस PV1, ओके, PV2 माइनस PV1 इज इक्वल्स टू N2 यहाँ पे क्या है, गैसियस फॉर्म में है, राइट, तो मैं गैसियस ही लिख रहा हूँ, RT माइनस यहाँ पर भी N1, वो भी गैसियस में है, N1RT। देन सो यहाँ पर प्रेशर P कॉमन, सो से V2 माइनस V1, यहाँ पर से R कॉमन है, ओके, T भी हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन टेम्परेचर अलग होगा। ओके, टेम्परेचर का कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, दैट इज टेम्परेचर फिर सेम रहेगा, उसको कॉमन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। सो N2 माइनस N1, RT यहाँ पर मान लो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो क्या हो जाएगा, RT से N2 गैसियस माइनस N1 गैसियस। बट ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि से आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, इसीलिए तो कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज कॉमन नहीं ले सकते थे। सो हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, P डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा N गैसियस इंटू RT। सिंपल। इससे सिर्फ हमें यही एक चीज जाननी है कि सॉलिड में हो, देखो सॉलिड और लिक्विड हो तब तो हम ये इक्वेशन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये है क्या,
आइडियल गैस इक्वेशन है, गैस के लिए लगा सकते हैं, सो हम सॉलिड और लिक्विड के लिए ये लगा सकते नहीं है। तो कई ऐसे न्यूमेरिकल्स हम चैप्टर में देखने वाले हैं जिसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जब ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, एट दैट टाइम यू हैव टू बी केयरफुल दैट तुम ये जो n है दैट इज मोल्स है, वो मोल्स किसके लोगे, गैस के लोगे, ना कि सॉलिड और से लिक्विड के। अंडरस्टूड। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे से हमारा है CaCO3 जिसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये डिकम्पोज होके बन रहा है CaO प्लस से CO2। ये CaCO3 सपोज सॉलिड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बना वो भी सॉलिड है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा दैट इज गैसियस। डन। और अगर यहीं पे ऐसा बोले कि से डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये हमारा फॉर्मूला था, राइट? ओके, सो P डेल्टा V और डेल्टा V जो भी हो, लेकिन P डेल्टा V की जगह हम ये लिख सकते हैं, देखो P डेल्टा V, सो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट से डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस N डेल्टा N गैसियस इनटू RT। डन। तो अगर हमें कोई बोल दे कि सपोज मेरी डेल्टा H इतनी है, कितनी है, से डेल्टा H से 100 है, 100 किलो जूल, डेल्टा H है 100, एंड देन R है से 287, R इज द गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू तुम्हें दे दी जाएगी। ओके, डिफरेंट यूनिट के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू होती है। सो से 287 लिया हमने, एंड से T भी कोई तुम्हें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, और जनरली हम सारे ही थर्मोडायनेमिक्स में सेल्सियस में ना लिखकर किस में रखेंगे, उसका ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है, सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है। सो से यहाँ पर हमने बोल दिया 298 केल्विन दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। सारी वैल्यू पुट कर दी, तो हमें सिर्फ डेल्टा U फाइंड करने को बोल दिया है। क्या बोला है कि डेल्टा U फाइंड करो। तो डेल्टा U फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा N गैसियस निकालना पड़ेगा। तो सपोज ये हमारी इक्वेशन है, उसके लिए अगर डेल्टा N गैसियस निकालना है, सो से डेल्टा N गैसियस इज इक्वल्स टू डेल्टा N प्रोडक्ट का माइनस डेल्टा N रिएक्टेंट का। क्यों? क्योंकि N2 माइनस N1, तो N2 क्या था, प्रोडक्ट, और N1 क्या था, रिएक्टेंट। तो N2 की वैल्यू डाले, तो N2 की वैल्यू में कौन कौन आएगा, देखो ये कंडीशन में कि भाई ये प्रोडक्ट, तो इनकी बात करें तो टोटल कितने मोल्स लिखेंगे हम, 2। कैसे, इसका मतलब इसका CaO का 1 और CO2 का 1, तो टोटल 2 हो गया। लेकिन वही तो मैं बोला कि ये गलती नहीं होनी चाहिए, गैसियस स्टेट, करेक्ट। सो इसको हम नहीं लेंगे, सो वहां क्या लेंगे हम, गैसियस का तो सिर्फ एक ही मोल लेंगे। ओके, एंड माइनस रिएक्टेंट में क्या, देखो यहाँ पर भी एक है लेकिन उसको नहीं लेंगे, तो वो क्या हो गया, 0। सो इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे। तो जनरली यहीं पे गलती होती है, लेकिन इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि गलती ना हो फटाफट में। ओके, सो फटाफट जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो वैसे ही कि अच्छा चलो कितना है, 1 1 2, और 2 में से गया तो 1, और तो यहाँ भी देखो सही आंसर आ गया 1, लेकिन वो गलत तरीके से आया है। ओके, अगर कोई दूसरा ऐसा इक्वेशन दे दिया यहाँ 2 मोल 3 मोल है तो गलत हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो याद रखने की चीज क्या है कि जब भी हम ये आइडियल गैस इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करें तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT, डेल्टा N गैसियस RT। अब न्यूमेरिकल जब हम गिनेंगे तब डेल्टा N हमें ढूंढना पड़ेगा। So delta N is nothing but N2 minus N1, and N2 is the moles of the product, total moles of the product, and N1 is the total moles of the reactant. So N2 minus N1 करेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ गैसियस वाले लेने हैं, सॉलिड और लिक्विड को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ये इक्वेशन ही किसके लिए है, गैस के लिए है, आइडियल गैस इक्वेशन। डन। ओके, चलो, तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था। देन अब हमें डिस्कस करना है
प्रॉपर्टीज के बारे में जो मैं सोच रहा था कि शायद सिलेबस में से निकाल दिया, लेकिन अच्छी बात है कि नहीं निकाला है। ओके, सो हम दो चीज पढ़ रहे हैं, दैट इज एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। हाँ, सो देखो, एक तो मैं तुम्हें पहले डेफिनेशन बता दूं, ओके, कि याद कैसे रखेंगे, जनरली मिक्सअप हो जाएगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो मैंने ऐसे याद रखा था मेरे कॉलेज लाइफ में, 11th-12th में तो पता नहीं कैसे याद रखा था, याद नहीं। ओके, सो इंटेंसिव मुझे याद ही नहीं है कि मैंने थर्मो पढ़ा था 11th-12th में। इंटेंसिव, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा थर्मो याद नहीं है, बट ये याद नहीं है ऐसा। ओके, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब ये क्यों कॉलेज का ज्यादा याद है, क्योंकि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो थर्मो 1 थर्मो 2 वैसे दो बार थर्मो पढ़ना होता है। मतलब एक साल हम थर्मो पढ़ते हैं, 2 सेमेस्टर थर्मो ही पढ़ते रहते हैं। फिर वापस मास्टर डिग्री मेरा थर्मल इंजीनियरिंग में था, तो वो थर्मोडायनेमिक्स अंदर रिलेटेड, इसलिए मुझे वो ज्यादा याद है। तो स्कूल में भी पढ़ा तो फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, दैट इज दी यू कैन से वेरी डीप कंपेयर टू केमिस्ट्री। देखो दोनों में ही इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वहां पर हम ज्यादा न्यूमेरिकल्स और वो ज्यादा गिनेंगे, एंट्रोपी एंड ऑल सारे कैलकुलेशंस एंड ऑल सब ज्यादा गिनेंगे। देखो एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मतलब देखो मैं तुम्हें वर्डिंग याद दिखा दे रहा हूं, तो ये इन से स्टार्ट हो रहा है। सो इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ओके, इंटेंसिव मतलब क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एंड एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट ऑन मास। सिंपल। ओके, सो ये हमारी डेफिनेशन हो गई, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड से डिपेंडेंट ऑन मास। ओके, तो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो अगर उनकी डिफरेंट बात करें तो देखो, सपोज मैंने यहां पर 100 ग्राम वाटर ले लिया है। ओके, और वैसा ही यहां पर दूसरा कंटेनर है, तो यहां पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम। मास दोनों का डिफरेंट है, 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। अभी सपोज मैंने यहाँ टेम्परेचर ऐसा समझो, यहाँ पे इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस और इसका भी टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। डन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से 100 ग्राम है ना, उसका आधा कर दिया मैंने, आधा निकाल लिया, तो कितना बच गया, 50 ग्राम। इसका भी आधा कर लिया, तो 100 ग्राम बच गया। तो ये 50 ग्राम का टेम्परेचर कितना होगा, 50 ग्राम निकाल लिया और 50 ग्राम बाकी रहा, तो अब जस्ट गिव अ गेस कि 50 ग्राम का टेम्परेचर कितना होगा, 80 ही होगा, राइट? करेक्ट। सो कहने का मीनिंग क्या है कि तुम्हारा 100 ग्राम था, 80 डिग्री सेल्सियस था। जैसे कि ऐसा समझो कि तुम्हें पूरा का पूरा गर्म पानी का तपेला दिया हुआ है, पतीला, तपेला, व्हाटएवर। ओके, कंटेनर है गर्म पानी से भरा हुआ। अब तुम उसमें से, उसका टेम्परेचर सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें से तुम 2 मग ऐसे करके निकाल ले रहे हो। ओके, नहाने बैठे हो, 2 निकाल लिए, तो जो बाकी का बचेगा, क्या उसका हर बार जब निकालोगे तो क्या टेम्परेचर कम हो रहा है? नहीं, ऐसे तो कम नहीं होगा। दैट मीन्स कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, दैट इज एक्सटेंसिव। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दैट इज इंटेंसिव। सो यहाँ लिखने दो यार, इंडिपेंडेंट मतलब नॉट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट स्पेलिंग भी भूल गया। डिपेंडेंट। ओके, सो इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट मतलब नॉट डिपेंडेंट। तो ये टेम्परेचर अब सिंपल है, टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, सो दैट इज टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, मतलब वो इंडिपेंडेंट। अरे भाई, अरे रुको यार, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट मतलब वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब इंटेंसिव है। अच्छे से याद रहेगा। हाँ, अच्छे से याद रह जाएगा, सही बात है। ओके,
नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट मतलब इंटेंसिव। ओके चलो, अब सपोज हम दूसरी कोई क्वांटिटी लेते हैं, जैसे कि डेंसिटी ले ली मैंने। क्या ले ली? डेंसिटी। देखो कोई भी सब्सटेंस हो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, कोई भी मैटर की। तो हम जनरली ये सारी प्रॉपर्टीज को दो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक हो गया इंटेंसिव, एक हो गया एक्सटेंसिव। ओके, तो सपोज यहाँ पे अब मैं ले रहा हूं क्या? डेंसिटी। सो ये जो डेंसिटी है ऐसा समझो कि अच्छा, सो डेंसिटी जो है वो डेंसिटी इंटेंसिव लग रही है एक्सटेंसिव? जस्ट गिव अ गेस। डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो बोलो। याद नहीं है? सो डेंसिटी इज से रो एंड दैट इज इक्वल्स टू मास फॉर यूनिट वॉल्यूम। ओके, जिसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो जस्ट गिव अ गेस कि वो डिपेंडेंट ऑन मास होगी या इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगी? डिपेंडेंट ऑन मास। मतलब कि ऐसा समझो कि अगेन तुम्हारे पास से ये है 100 ग्राम, और से तुम्हारे पास पानी का बॉटल है 1 लीटर ऑफ दैट वाटर कंटेनर यू हैव। सो तुम्हारे पास 1 लीटर वाटर है, उसमें से तुमने 2 गुटके मार लिए। ओके, 2 सिप मार ली। तो अब सपोज तुमने 200 ml कंज्यूम कर लिया, तो अंदर बचा कितना? 800 ml। अब जो तुमने 200 ml लिया था, मतलब पहले पिया नहीं था, 1 लीटर था, तब उसकी डेंसिटी थी सपोज ये 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब तुमने जब ले लिया, 2 सिप ले ली, अब वो बचा 800 ml, तो उसकी डेंसिटी अब 1000 नहीं रही, चेंज हो गई। नहीं, गैस सिर्फ गैस चेंज हो गई? नहीं, चेंज नहीं हुई। क्यों? देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? देखो मास तो चेंज हो गया, क्योंकि तुम्हारा 1 लीटर था तो उसका 800 ml हो गया, तो भाई ये तो चेंज हो गया, लेकिन साथ साथ में वॉल्यूम भी तो है। ओके, तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया। समझ में आया? मास चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, दोनों नीचे ऊपर नीचे। मतलब ऐसा समझो कि 20/10 था। ओके, तो मैंने बोला कि ये कम हो गया है, तो ये हो गया है 10। अभी तो ये भी तो कम हो गया है 5। तो पहले ये 2 था, अभी भी ये 2 ही रहा। समझ में आया? सो दैट इज वो चेंज मास के साथ चेंज नहीं होती, तो दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। नॉट डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट, एंड इंडिपेंडेंट मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो वैसी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। सो यू कैन से दैट मोल का कंसेप्ट तो हमने देख लिया है। याद रखना जो मोल कंसेप्ट है, मोल। ओके, सो देखो बुक में भी जो गिवन है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मोल कंसेप्ट एंड मोलारिटी, वो सब हम देखेंगे वापस जब भी आएगा। ओके, देखो यहाँ बुक में से भी देख लेते हैं। सो इन थर्मोडायनेमिक्स अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, an extensive property is a property whose values depends on the quantity or size of matter present in the system। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्वांटिटी के। किसकी? एक्सटेंसिव, मतलब डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए लिखा हुआ है is whose value depends लिखा हुआ है ना। so extensive property is a property whose value depends on the quantity के ऊपर, साइज के ऊपर, मतलब मास, क्वांटिटी इन द सेंस मास, तो मास के ऊपर और साइज ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो उसकी साइज कितनी है? साइज मतलब ऐसा समझो कि से हमने कोई रिएक्टेंट लिया, सपोज ग्रेफाइट है, तो हम यहाँ पर कार्बन है मतलब ग्रेफाइट फॉर्म में, तो पहले ऐसे ब्लॉक ले लिया, अब इसको हम जला रहे हैं, तब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। मास उतने का उतना ही लिया है, सपोज 1 kg। अब भी हम सपोज 1 kg ले रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? हम ग्रेफाइट का पाउडर ले रहे हैं। पहले ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में था, अभी भी सॉलिड ही है, बट देखो शेप, साइज चेंज हो गया। इसकी साइज बड़ी थी,
और इसकी साइज छोटी हो गई है। क्वांटिटी सपोज क्वांटिटी सेम रखी है 1 kg और ये भी 1 kg, लेकिन केमिकल रिएक्शंस 12th में और डिटेल्ड में है ये चैप्टर कि जैसे जैसे ये सरफेस एरिया बढ़ेगा कम होगा उसकी इफेक्ट होगी। ओके सो ये जो साइज थी ये छोटी साइज हो गई है, क्वांटिटी वही है, साइज छोटी हो गई है, तो इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो वैसा कहना चाह रहे हैं कि साइज एज वेल एज क्वांटिटी। ओके सो size or say quantity of matter present in the system, for example say mass, volume, internal energy। देखो mass dependent on the quantity, obviously mass dependent, जैसे अभी हमने कंटेनर लिया था। ओके जैसे ये हमने कंटेनर लिया, ओके और इसमें ऐसे 100 ग्राम हमने फीड कर दिया है, तो 100 ग्राम का मास कितना होगा, ये क्वांटिटी है सपोज। ओके 100 ग्राम मास कितना होगा 100 ग्राम। ओके ये क्वांटिटी का मास कितना है 100 ग्राम। अब हमने क्वांटिटी रिड्यूस कर दी। ओके तो क्वांटिटी रिड्यूस कर दी तो ऑब्वियसली मास रिड्यूस होगा क्या, होगा। ओके दैट मींस इट इज डिपेंडेंट। सो मास जो है वो डिपेंडेंट है क्वांटिटी और से साइज के ऊपर, सो दैट्स व्हाई मास। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी ऑब्वियसली सपोज पानी है तुम्हारे पास, सो 1 लीटर का बॉटल है और से छोटा बॉटल है और से छोटी कैन है 200 ml की। ओके सो 200 ml एंड 1 लीटर, तो क्वांटिटी के ऊपर वो डिपेंडेंट है वॉल्यूम, क्योंकि अगर तुम्हारी क्वांटिटी और साइज के ऊपर, ओके अगर तुम्हारी साइज और क्वांटिटी छोटी है तो उसका वॉल्यूम कितना आया से 200 ml, और क्वांटिटी और से साइज ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम कितना आया से 1 लीटर। ओके सो दैट मींस इट इज डिपेंडेंट मतलब क्या कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, देन इंटरनल एनर्जी। ओके इंटरनल एनर्जी आल्सो यू, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या है हमारा, डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है इंटरनल एनर्जी भी। एंथैल्पी आल्सो, ओके एंथैल्पी आल्सो, सो इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी आल्सो डिपेंडेंट ऑन द मास। हीट कैपेसिटी, देखो ये कैसे डिपेंडेंट ऑन मास है, ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, ऐसा समझो एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी क्या है, एनर्जी है। ओके ऐसा समझो कि एक कंटेनर, अगेन हमारे पास से एक पत्थर है, स्टोन, और वो स्टोन है छोटा सा एक साइड और एक साइड बड़ा स्टोन है। ओके सो नीचे से कुत्ता जा रहा है तो हमने ऐसे फेंका तो कुत्ते पे ऐसे वो गिरा करके, वापस वो अपना काम करने लगा, और ये गिरा तो बहुत जोर से लगा, जोर से बड़ा पत्थर है तो जोर से लगा, काटने भी आएगा वापस शायद। ओके तो वो करता आ जाए, तो सपोज कि ये छोटा पत्थर और ये बड़ा पत्थर, ओके तो क्या उनकी एनर्जी सेम है, अगर सेम एनर्जी होती तो सेम लगता ना उनको, लेकिन अलग अलग है एनर्जी, क्योंकि मास भी देखो ये छोटा था ये बड़ा था तो मास के ऊपर भी डिपेंडेंट है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करो। चलो सपोज ये छोटा पत्थर और ये बड़ा पत्थर, छोटे पत्थर को हम ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पे ले आए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, ओके और ये बड़ा पत्थर उसको भी हम ग्राउंड पे से कहां ले आए 3rd फ्लोर पे ले आए तो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी आई ना यहाँ पर, सो एनर्जी mgh, तो gh तो भाई g ग्रेविटी दोनों में सेम ही लग रही है, h दोनों की हाइट भी सेम है लेकिन मास दोनों का डिफरेंट है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी। सो ये इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये एनर्जी के जो फॉर्म्स है, तो एनर्जी के फॉर्म्स सब कुछ आ गया उसमें। ओके सो दे आर डिपेंडेंट ऑन मास, दैट इज एक्सटेंसिव, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देन हीट कैपेसिटी थोड़ी देर में हम वही पढ़ने वाले हैं। ओके बट जस्ट गिव अ नोट कि हीट कैपेसिटी आल्सो डिपेंडेंट ऑन मास। ओके सो एक्सेट्रा आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके the next, those properties which do not depend on the quantity or the size of matter present are known as the intensive property, independent है। okay so those properties which do not depend मतलब independent है, किससे independent है, quantity of matter और से size के ऊपर। okay so quantity
साइज, यस वही, ओके। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल से टेम्परेचर, तो अभी हमने देखा था क्या कि 1 लीटर ऑफ वाटर है सपोज, और उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, उसमें थोड़ा पानी तुमने डाल दिया, फिर भी जो बाकी बचा उसका टेम्परेचर थोड़ी कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो गई तो वो तो उतना ही रहेगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी ऑल्सो, अभी हमने डेंसिटी का एग्जांपल देख लिया, क्यों? क्योंकि अगर मास कम हो रहा है तो एट द सेम टाइम वॉल्यूम भी तो कम हो रहा है, ओके। सो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी है, ओके। पूरे वर्ल्ड में तुम कहीं से भी पानी उठा के ले आओ, गटर का पानी, टंकी का पानी, रिवर का पानी, ओशन का पानी, सबकी डेंसिटी कितनी होगी? 1000 kg/m3। हाँ, ओशन के पानी की थोड़ी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स एंड ऑल ज्यादा होते हैं। बट कहने का मीनिंग क्या है कि अगर तुम पानी ले लो लिक्विड फॉर्म, मतलब हमारा जो लिक्विडियस वाटर जो हम कंसिडर कर रहे हैं, कितना भी सपोज समझो कि गंदा हो, क्लीन हो, डिफरेंट क्वालिटी वाला हो, या फिर तुमने जूस बना दिया, कुछ भी किया, बट उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। तो अगर तुम्हारा मास कम हुआ तो उसका वॉल्यूम भी कम हो गया। जैसे अभी 200 ml और लीटर का बताया कि ये मास कम है लेकिन वॉल्यूम भी तो कम है 200 ml, तो ये 1 लीटर वॉल्यूम है तो उसका मास भी ज्यादा होगा, इसीलिए 200 ml का मास हो गया से 200 मिलीग्राम और से 200 ग्राम, ओके। और से 1 लीटर वॉल्यूम वाले पानी का मास हो गया 1 kg, okay, so this is 200 gram and this is 1 kg or say 1000 gram, okay. So density, then pressure also, so pressure, temperature and say density, okay, they does not depend on the volume as well as say volume in the sense size or say quantity, okay. So a molar property, देखो this is very important, a molar property, ये मोलारिटी का साइन है, ओके, इज द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी साई, ओके, ऑफ द सिस्टम फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। इफ n इज द अमाउंट ऑफ मैटर देन xm इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। मतलब जो xm है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर है, मतलब xm जो है दैट इज xm इज से इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो n है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब डिपेंडेंट ऑन मास, ओके। कहने का मीनिंग क्या है, मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है अच्छे से कि मोल्स है, वही एग्जांपल जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, ओके। क्या वही एग्जांपल कहाँ गया? इनटू वाला अभी बताया था, नहीं 2 ही है बस, नहीं मे भी रब कर दिया होगा, ओके। सो कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर मैंने सपोज हाइड्रोजन गैस लिया 1 मोल और यहाँ पर मैंने लिया नाइट्रोजन गैस लिया 1 मोल। सो दोनों का 1 मोल लिया है, मतलब n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर भी n इज इक्वल्स टू 1, ओके। सो दोनों n इज इक्वल्स टू 1 है, ओके। अगर दोनों n इज इक्वल्स टू 1 है सो होगा क्या यहाँ पर कि n इज इक्वल्स टू 1, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया मास के ऊपर से, कि भाई इसका कितना भी मास हो, मास कितना भी हो जाए, जैसे कि हमने मोलार मास देखा था तो इसका कितना हो गया से 2 ग्राम, ओके, और इसका कितना हो गया 28 ग्राम। तो भाई मास के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है, इसको भी मैं 1 मोल ही बोलूंगा, इसके ऊपर इसको भी 1 मोल बोलूंगा, भाई ये डिफरेंट है, हाँ फिर भी इंडिपेंडेंट है भाई, मॉलिक्यूलर मास और से मास से इंडिपेंडेंट है कौन? नंबर ऑफ मोल्स, n इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। समझ में आया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन मोलारिटी की बात कर रहे हो, मोलार और मोलारिटी, देखो n इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अच्छे से ध्यान रखना, हाँ, क्योंकि ये पूछा जाएगा जेडबल नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो n क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी हमने देखा कि मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मोलारिटी जो हम बोल रहे थे xm, ओके। सो मोलारिटी और मोलार दैट इज डिपेंडेंट ऑन मास। कैसे? कि ऐसा समझो कि यहाँ पर मोलारिटी मतलब क्या कि तुमने 1 लीटर ले लिया, क्या ले लिया? 1 लीटर ऑफ वाटर लिया, ओके, और यहाँ पर भी लिया 1 लीटर ऑफ वाटर,
अब इसमें तुमने वन मोल तुमने हाइड्रोजन डिसॉल्व किया और से यहाँ पर ऐसे समझो 1 मोल तुमने NaCl डिसॉल्व किया, क्या NaCl 1 मोल, और यहाँ पर 1 मोल तुमने कुछ ग्लूकोज डिसॉल्व किया। ओके 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया और यहाँ पर 1 मोल क्या डिसॉल्व किया, ग्लूकोज डिसॉल्व किया। तो अब होगा क्या कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, ओके कॉन्सेंट्रेशन के लिए डिफरेंट हमारे यूनिट्स है, मोलारिटी वो थोड़ा बहुत तो हमने देख लिया ना आगे। सो यहाँ पर भी 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है। ओके तो मोलार सॉल्यूशन ये बनेगा, मतलब ये हमेशा क्या बनेगा, ये 1 लीटर में ही बनता है। सो 1 लीटर में डाल दिया तुमने 1 मोल, ओके तो तुम्हारा सॉल्यूशन बन गया 1 मोलार सॉल्यूशन। तो यहाँ ये 1 मोलार सॉल्यूशन, ये भी 1 मोलार सॉल्यूशन, लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो हम बोलेंगे 1 मोलार, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन मास, कि तुमने कितना डाला हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि ये जो NaCl है वो कितना डाला है। देखो कितना डाला है मतलब मास की कंसिडरेशन में करो कि इतने ग्राम डाले हैं तो डिपेंडेंट, लेकिन तुम बोलोगे 1 नॉर्मल तो वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि नॉर्मल 1 मोल, एन को मैं नॉर्मल बोल दे रहा हूँ, 1 मोल सो दैट इज इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि मोल तो कितने भी ग्राम हो ये हो, लेकिन मॉलिक्यूलर मास है मतलब क्या, दैट इज 1 मोल। जैसे कार्बन है तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, से 12, तो 12 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल। ओके तो हाइड्रोजन के लिए तो ये 2 ग्राम था, नाइट्रोजन के लिए तो अभी 28 ग्राम था। ओके सो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन कहलाया क्या जाएगा, 1 मोल। अंडरस्टूड? तो अगर पूछे कि मोलारिटी एंड मोल, तो मोल इज इंडिपेंडेंट, ओके तो वही चीज हमें याद रखनी है। समझ में आ गई? तो याद मतलब रह जाएगा। ओके मोल ये एक ही याद रखो ना, मोल्स याद रखो तो वो मोलारिटी उसके ऑपोजिट है, लाइक दैट। सो यहाँ वही चीज बताई गई है कि a molar property xm is the value of an extensive property x of the system for 1 mole of the substances. If n is the amount of the matter, so xm is equals to x divided by n is independent of the amount of matter. Okay, मतलब कि xm जो है molar property it is independent, और ये जो n है वो तो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर तुम सिर्फ x की बात करो तो वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब डिपेंडेंट। ओके मतलब ऐसा समझो, देखो फिर से पढ़ रहा हूं, अ मोलार प्रॉपर्टी xm क्या है, एक मोलार प्रॉपर्टी है, इज द वैल्यू ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये देखो यहीं पे लिखा हुआ है, इज द वैल्यू ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी x, मतलब x क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब क्या, डिपेंडेंट ऑन मास है। समझ में आ गया? सो x इज द डिपेंडेंट ऑन मास। तो xm मिलेगा कैसे, ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी x है उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके हमें xm मिलेगा। मोलार प्रॉपर्टी जो xm है वो मिलेगी कैसे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो x है उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तब मिलेगा। तो वो डिवाइड कर दी, तो ये तो एक्सटेंसिव थी, ये एक्सटेंसिव थी, और डिवाइड बाय तुमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या, x एक्सटेंसिव है और जो डिवाइड कर रहे हो n दैट इज इंटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव डिवाइड बाय इंटेंसिव, तो फाइनली क्या मिल रहा है, तो उन्होंने बोला कि फाइनली जो मिल रहा है xm दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट। ओके मतलब इंटेंसिव मिल रहा है। सो इसीलिए बोला इफ n इज द अमाउंट ऑफ मैटर, xm x डिवाइडेड बाय n इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। समझ में आया? ओके मतलब एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, और जो हमारा xm है वो क्या है, इंटेंसिव है। समझ में आया? ओके सो other examples are molar volume Vm and molar heat capacity Cm. molar in the sense सबस्क्रिप्ट में तुम्हें स्मॉल m लिखना है। ओके तो वॉल्यूम, लेकिन मोलार वॉल्यूम तो V वॉल्यूम का और नीचे m तो मोलार वॉल्यूम। C हीट कैपेसिटी जो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, सो C एंड सबस्क्रिप्ट में m दैट इज मोलार हीट कैपेसिटी। Let us understand the distinction between the extensive and intensive properties by considering a gas enclosed in a container of volume V and temperature T. In figure say this. Okay. So 5.6a.
तो यहाँ पर वही चीज है वापस क्या कि गैस है जिसका वॉल्यूम V है और जिसका टेम्परेचर T है. ओके, देन क्या बोला है कि लेट अस मेक अ पार्टीशन सच दैट द वॉल्यूम इज हाफ्ड, ईच पार्ट नाउ हैज वन हाफ ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम V/2 बट द टेम्परेचर विल स्टिल रिमेन द T. मतलब वही चीज बताई गई है क्या कि यहाँ पे पार्टीशन लगा दिया गया. तो पार्टीशन लगा दिया गया तो वॉल्यूम को पार्टीशन कर दिया हमने. मतलब क्या, कैसा समझो कि यहाँ पर 10 लीटर ऑफ वाटर है, 10 वाटर बॉटल भरी हुई है. ओके, ये पूरे रूम में 10 वाटर बॉटल्स है. तो मैंने क्या किया, पूरे रूम में 10 वाटर बॉटल्स है और जिसका टेम्परेचर ये है. फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पार्टीशन कर दे रहा हूँ. पार्टीशन कर दिया और अब बोला कि 5 वाटर बॉटल इस साइड और 5 वाटर बॉटल इस साइड. लेकिन टेम्परेचर तो वैसे का वैसा ही रहेगा उनका. तो जो क्वांटिटी है उनका हमने डिवाइडेशन कर दिया. पहले सपोज 10 लीटर था पूरे रूम में, लेकिन अब रूम के 2 पार्ट किए तो 5 लीटर वन साइड एंड 5 लीटर. पूरे रूम में अभी भी 10 लीटर है लेकिन अंदर डिफरेंट है. ओके, सो वैसा हमने कर दिया. टेम्परेचर इज रिमेनिंग सेम. इट इज क्लियर दैट वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इससे ही पता चल जाता है कि वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑन मास हो गया ना. अब अगर तुम देखोगे तो अब हम बोलेंगे कि भाई अब वॉल्यूम कितना है, तो हम बोलेंगे कि भाई 5 लीटर. क्यों? क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई है. समझ में आया? सो वॉल्यूम इज व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. देखो पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये मेन जो हम लेते हैं प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी जो हम ज्यादा यूज करते हैं, वो मेन इन द सेंस जिसका हम ज्यादा यूज करते हैं. तो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी कि भाई डिपेंडेंट ऑन मास नहीं है. अभी हमने बोला कि भाई ये देखो यहाँ से टेम्परेचर सबका सेम था तो हमने बांट दिया 5 लीटर इस साइड 5 लीटर इस साइड. तो टेम्परेचर तो उतने का उतना ही रहा, चेंज नहीं हुआ. वही बकेट में से तुमने 2 मग निकाल लिए, फिर भी टेम्परेचर उतने का उतना ही रहा. मतलब कि नॉट डिपेंडेंट ऑन मास. प्रेशर भी उतने का उतना ही रहेगा. अभी सपोज 1 एटमॉस्फेयर हमारे सर पे लग रहा है तो बकेट के वाटर पे भी कितना लगेगा, 1 एटमॉस्फेयर. उसमें से तुम एक मग निकाल के फेंक दो, फिर भी उसके ऊपर कितना लगेगा, 1 एटमॉस्फेयर. तो प्रेशर इंडिपेंडेंट and temperature is also independent, but volume dependent on mass. obvious है, volume dependent on mass. जैसे कि ये हमारी बुक है. ओके, ये इसका वॉल्यूम होगा कुछ कि भाई ये उसकी हाइट, देन ये हाइट, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ. ओके, और विड्थ जो भी बोलो. ओके, तो ये 3 है. अब और उसका कुछ मास होगा. तो वॉल्यूम मैंने फाइंड कर लिया और इसका मास भी मैंने ले लिया कि सपोज से 100 ग्राम है. ओके, अब मैं इसमें से 10 पेजेस या 20 पेजेस फाड़ दे रहा हूँ, निकाल दे रहा हूँ. ओके, अब इसका मास फिर से मेजर करूंगा तो क्या कम हुआ होगा. 20 पेजेस निकाल दिए तो भाई वो हवा में थोड़ी थे. ओके, उसका भी कुछ ना कुछ तो मास होगा तो वो निकल गया. ओके, वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? वॉल्यूम भी चेंज हुआ. क्यों? ये तो इतना ही रहा, ये भी इतना ही रहा, लेकिन थिकनेस चेंज हो गए, बीच में से पेपर्स चले गए तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ. मतलब कि मास चेंज हुआ तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ. दैट मींस मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दैट इज डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी, साइज. ओके, सो वॉल्यूम के लिए भी हमने देखा. हाँ, so this is the case. Now we have to discuss the heat capacity. Okay, so now we are going to discuss heat capacity. Okay, so बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अच्छी प्रॉपर्टी. जैसे हम यहाँ पर heat capacity is also what, extensive property that is dependent on mass. अगेन हीट आया ना, मैंने क्या बोला, एनर्जी. तो एनर्जी सारी आ गई थी किसमें, एक्सटेंसिव में, मतलब मास के ऊपर डिपेंडेंट है. तो वैसे ही हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो भी कैसे हो जाएगा, से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ओके, ये दोनों आज नहीं आए. जूमी की मम्मी का तो फोन आया था, मुझे लगा कि आएगी. चलो, हाँ. सो हीट कैपेसिटी क्या है एक्चुअल में? हीट कैपेसिटी क्या है कि कोई सेम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी के 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस लिए हमने ले लिया इसमें वाटर और हमने इसमें ले लिया दीवेल मतलब कैस्टर ऑयल.
सो क्या बोल रहे हैं कि इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसको भी हम गर्म कर रहे हैं। डन। पहले इसका टेम्परेचर था स्टार्टिंग में और इसका भी टेम्परेचर था एट द स्टार्टिंग से 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों को एक साथ पे और वॉल्यूम मतलब सेम लिया है। ये सपोज 1 लीटर है, ये भी कितना है 1 लीटर, मतलब क्वांटिटी एंड वॉल्यूम। क्वांटिटी नहीं बोलेंगे हम, हाँ वॉल्यूम बोल सकते हैं क्योंकि 1 लीटर 1 लीटर। ओके, क्वांटिटी अगेन मास रिलेटेड हो जाएगा, तो 1 लीटर वाटर का और 1 लीटर कैस्टर ऑयल का मास डिफरेंट होगा, ये थोड़ा हैवियर होगा। ओके, नहीं हैवी होता है ना ऑयल, ऑयल हैवी होता है, मतलब ऑयल हैवी होता है मतलब वो ज्यादा विस्कस होता है, विस्कस एंड ऑल। अगेन फ्लूइड भी हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें आएगा। तो कैस्टर ऑयल पर्टिकुलरली हैवी होता है, अदरवाइज फिर हम वो अपने खाने पीने वाला वेजिटेबल ऑयल लेंगे तो वो तो पानी के ऊपर तैरता है। ओके, सो दैट उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके चलो, सो कैस्टर ऑयल और वाटर अब दोनों को हीट दे रहे हैं, तो ऐसा समझो कि मुझे 25 से कहाँ जाना है, सिर्फ 26 पे जाना है, 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज करना है। तो क्या लग रहा है, दोनों का साथ में हो जाएगा। ये सिचुएशन ऐसी ही है, दोनों का साथ में लिया है, दोनों का क्वांटिटी वॉल्यूम सेम है और दोनों को साथ में ही हीटिंग दिया स्टार्ट किया है। तो क्या दोनों का साथ में 26 रीच होगा? नहीं होगा। क्या लग रहा है कौन सा पहले हो जाएगा? वाटर। क्यों? वो परफेक्ट फ्लूइड है। ओके, सही आंसर है। सो क्या होगा कि हम जब भी हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं, सो हीट दिया, सो जैसे ही 26 आ गया, रीच हो गया, तो हमने बर्नर हटा दिया या गैस स्टोव बंद कर दिया। तो पर्टिकुलरली सपोज 1 मिनट सपोज और से 10 मिनट्स तुमने बर्नर ऑन रखा, तो 10 मिनट में कितनी जूल सपोज हीट दी तुमने, से 100 जूल हीट दी। देन 10 मिनट्स में दी और कोई भी मिनट्स में, टाइम इज इररिलेवेंट यहाँ पे हम, बट टाइम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वैसे टाइम इररिलेवेंट है हीट कैपेसिटी में। सो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि हीट कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है। ये जो एनर्जी मैंने दी वो कितनी दी, दैट इज क्वांटिटी। भाई 100 जूल दी, 50 जूल दी, 1000 जूल दी। तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी किस चीज के लिए? टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, to increase the temperature of a substance by 1 degree Celsius. That's it. That is the heat capacity. Heat capacity is the quantity of heat energy given to the substance to increase the temperature by 1 degree Celsius. Okay. So, obvious है कैस्टर ऑयल में ज्यादा टाइम लगेगा तो हीट ज्यादा लेगा या हीट उतना ही लेगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा? अब गेस करो। तुमने बोले टाइम ज्यादा लगेगा, हम मान लिया कि भाई इसको 20 मिनट गर्म किया तब जाके ये 26 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, मान गए। ओके, तो हीट इतनी ही ली होगी या कम, ज्यादा ली होगी, कम ली होगी? ज्यादा ली होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि टाइम ज्यादा टाइम के लिए हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। सो दैट इज दी इसकी सपोज 200 जूल आ गई हीट कैपेसिटी। डन। ओके, तो ये तो सिर्फ समझने के लिए था, बट समझने के लिए ही हम कर रहे हैं, अदरवाइज पढ़ने में तो अभी हम फटाफट पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, सो दैट इज द हीट कैपेसिटी। देखो इन दी सबसेक्शन let us see how to measure heat transfer to a system. This heat appears as a rise in temperature of a system in case of heat absorbed by the system. So the increase in the temperature is proportional to the heat transferred. Okay. So क्या बोला है कि यार ये heat capacity है कितनी? तो कहने का मीनिंग क्या है? Heat capacity is defined by C. किससे? C से। C is the heat capacity. Okay. ये इसके नीचे ही लिख दिया है, हीट कैपेसिटी इज C. सो हीट कैपेसिटी C है, तो C क्या है? तो हमने जैसे अभी बोला वही है, क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या आएगा 1 डिग्री सेल्सियस। फिर हम बोलेंगे कि सर 1 डिग्री सेल्सियस ये है हमेशा, तो क्यों लिख रहे हो, सिर्फ क्यों लिख दो। हाँ, बात तो सही है, नहीं निकालना हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ना कि कब 26 रीच हुआ। ओके, तो हमें नहीं पता है पर्टिकुलरली कि कब 26 रीच हुआ, इसीलिए वाटर को हम क्या कर रहे हैं 25 पे था और हीटिंग स्टार्ट की। ओके, हीटिंग स्टार्ट की और सपोज वो 26 पहुंचने वाला था लेकिन 27 पहुंच गया, तब जाके हमें पता चला कि ओह ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत जल्दी फटाफट बढ़ गया, तो 27 पहुंच गया। अब हम निकाल लेंगे, तो अब जो हीट मिलेगी वो तो 2 डिग्री सेल्सियस के लिए होगी, 25 to 27, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए थी 1 डिग्री के लिए। तो वो जो हीट आएगी, तो ऐसा समझो कि पहले 100 डिवाइडेड बाई 1 आ रहा था, लेकिन अब आएगा 200 डिवाइडेड बाई 2। तो वैसे आंसर तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये टेम्परेचर डिफरेंस एग्जैक्टली 1 हो तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली 1 हो तो हमें नहीं पता ना कि एग्जैक्टली 1 होगा, क्योंकि मतलब 25 से 26 पर गए, हीट बंद कर दो देना। तो अगर वैसी कंडीशन है देन यू कैन इग्नोर द डिनोमिनेटर, अदरवाइज लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जैक्ट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेंगे तो नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट जनरल केस में हमारा जो प्रैक्टिकल हम जो करते हैं उसमें ऐसा होता नहीं है। सिर्फ हमें पता करना होता है कि सपोज वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी है, तो वाटर को हम सपोज 10 मिनट तक गर्म किए तो पहले मेजर कर लिया, ऐसे ही प्रैक्टिकल होते हैं। फाइंड करो वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी है, तो कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले वाटर कंटेनर में तुमने ले लिया, कितना लिया तो तुम बोल दोगे कि सर 1 लीटर ऑफ वाटर लिया था मैंने पहले। ओके, अब उसका टेम्परेचर कितना है तो तुमने मेजर कर लिया, सर 25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। अब हीट देना स्टार्ट करो, हीट देना स्टार्ट किया, 10 मिनट्स हुई और 10 मिनट्स में तुम 20 से 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गए। ओके, कितने मिनट में, 10 मिनट में तुम 28 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए। अब जैसे हमें पता होता है कि बर्नर हम कितना टाइम स्टार्ट कर रखे तो कितनी एनर्जी वो देगा और सामने वाला सब्सटेंस लेगा, तो सपोज से 1 मिनट में वो से 10 जूल नहीं, ज्यादा कम हो गया, 100 जूल एनर्जी देता है। 1 मिनट अगर गैस स्टोव ऑन रखे हम, सो 100 जूल ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगी। ये कहां से आई, वो जो फ्यूल बर्न हो रहा है वहां से आई। ओके, सो 1 मिनट में इतना हो जाएगा, तो हमने 10 मिनट रखा है, मतलब कितना हो गया हमारा 1000 जूल। डन, सो 1000 जूल हो गया, तो C इज इक्वल्स टू से Q कितना है 1000 और डेल्टा T कितना है, डेल्टा T 3 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट। तो अब 1000/3 करोगे तब जाके तुम्हारा हीट कैपेसिटी मिलेगा। क्यों, क्योंकि 25 से 26 जाना था, तो तुम तो 28 पे पहुंच गए, 3 डिग्री ज्यादा हो गया ना, तो इसलिए हीट भी ज्यादा हो गई, तो ज्यादा हीट को फिर तुम 3 से ही डिवाइड करो तब जाके तुम्हें मिल जाएगा टोटल। समझ में आया? श्योर? ओके, सो द फॉर्मूला फॉर Q और से C, फॉर्मूला फॉर से C heat capacity is nothing but Q divided by delta T, and unit of heat capacity Q से in joule per से Kelvin। ओके, डेल्टा T is in Kelvin। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो Q is equals to, यहाँ पे Q लिखेंगे तो C into डेल्टा T हो जाएगा, so say this is C into डेल्टा T। ओके, so the magnitude of the coefficient depends on the size, composition and the nature of the system. We can also write Q is equals to C delta T, जैसे हमने लिखा हुआ है। So ये जो कोफिशिएंट और जो C है उसकी वैल्यू याद रखना, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। हीट कैपेसिटी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सो उसकी साइज के ऊपर। ओके, कितनी साइज है उसके ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर कि भाई सब्सटेंस जो है वो किस चीज का बना हुआ है, जैसे अभी हमने बोला वाटर है और कैस्टर ऑयल है, तो कंपोजिशन अंदर अलग अलग है। ओके, मान लो कि कहीं पे H2 है और H2O है, तो पानी में H2O है, हम बोलेंगे कि भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया, H2O2 ले लिया, तो अभी कंपोजिशन देखो सेम है, H2O और H2O2, तो एलिमेंट जो इन्वॉल्व है वो तो सेम है, H2O और H2O2, लेकिन कंपोजिशन डिफरेंट है। एलिमेंट इन्वॉल्व आर सेम, बट एक ऑक्सीजन ज्यादा है यहाँ पर। ओके, तो फिर टेम्परेचर जो चेंज, हीट कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। सो
साइज पे डिपेंडेंट है, कंपोजिशन के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड द नेचर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का नेचर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। ओके, एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, so thus we can measure the heat supplied by monitoring the temperature rise provided we know the heat capacity. When C is large, a given amount of heat results in only a small temperature rise. Water has a large heat capacity. A lot of heat and energy is needed to raise its temperature. मतलब कि water की heat capacity बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब you can say सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा है। ठंड लग रही है क्या? तो बोलो। सो वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ओके, सो वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए हम वाटर को यूज करते हैं कि किसके तरह, मतलब ज्यादा से ज्यादा हीट स्टोर कर रहा है। हीट कैपेसिटी मतलब वो हीट ले रहा है, हीट ले रहा है मतलब हीट स्टोर कर रहा है। ओके, कहने का मीनिंग क्या हुआ, कोई दूसरा होगा तो क्या होगा, वो दूसरा तो क्या कर देगा कि भाई टेम्परेचर उसका बढ़ा देगा, फिर उसका सपोज बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया तो जैसे पेट्रोल, तो पेट्रोल को हम ऐसे हीट कैपेसिटी के तौर पे तुम यूज नहीं कर सकते। क्यों? वो तो हीट लेगा और बम बम बम। ओके, सो कंबशन हो जाएगा उसका हीट लेने से ही, क्योंकि उसका इग्निशन पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी रीच हो जाता है, लेकिन वाटर का इतनी जल्दी होता नहीं है। सो इसीलिए याद रखना कि वाटर की हीट कैपेसिटी क्या है, लार्ज है, वेरी हाई है। ओके, water has a large heat capacity. This is water has a very large heat capacity. A lot of energy is needed to raise its temperature. वाटर का टेम्परेचर रेज करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। ओके, इसीलिए हमारी जो व्हीकल्स है, ओके, कार के रेडिएटर में देखो हम पानी डालते हैं। ओके, कार में जो नहीं बोलते कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई गाड़ी, तो सपोज पता चला कि रेडिएटर में पानी ही नहीं है। ओके, दैट मीन्स वो रेडिएटर काम क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली पानी को घुमाता है। सपोज ये गाड़ी का इंजन है, ओके, तो वाटर को यहाँ से डाला, ऐसे करके पूरा वाटर ऐसे घूमता रहेगा, कंटिन्यूअसली ऐसे घूमता ही रहेगा, बस लाइक दैट। क्यों? क्योंकि गाड़ी चल रही है, इंजन के अंदर कंबशन हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो इंजन भी गर्म हो रहा है। इंजन गर्म हो रहा है तो होता जाएगा तो फट जाएगा फिर इंजन, वो उसके मटेरियल पे भी फर्क आने लगेगा। ओके, इरोजन कोरोजन भी होने लगा, कोरोजन तो चलो मान लिया, बट इरोजन भी होने लगेगा। सो उसकी अगर थिकनेस कम हुई तो फट भी सकता है वो तो। सो उसको ठंडा रखना पड़ेगा हमें, इंजन को क्या रखना पड़ेगा, कोई भी चीज का टेम्परेचर अगर एक लेवल से ऊपर जाए सो इट इज हैजार्डियस। ओके, वेदर इट इज मशीन और ह्यूमन। तो टेम्परेचर हमें कूल रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखो, इंजन हीट हो रहा है लेकिन हमें पानी देना पड़ रहा है, तो ऐसे ही होता है, लोगों की कैपेसिटी नहीं है, हमें पानी जैसा बनना है। हमारी लार्ज कैपेसिटी है हीट कैपेसिटी के, इतनी ज्यादा हीट दो तब जाके हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे। लेकिन लोग कैसे है, ऐसे पेट्रोल जैसे है, थोड़ा ही अभी तो ऐसे हीट दिया टेम्परेचर बढ़ गया, तो फिर क्या करें, तो उनके लिए हमें उनको फिर हमारी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कि वाटर देना पड़ेगा, तब जाके वाटर क्या करेगा, वो हीट ले लेगा। सो वही बात है। थोड़ी थोड़ी बातों में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, और फिर इंजन तो बढ़ गया, इंजन का टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन हमें एडिशनल पानी देना पड़ेगा ऑटोमोबाइल में। ओके, और अगर पानी नहीं दिया तो इंजन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब गाड़ी चलेगी नहीं, आगे बंद हो जाएगी। ओके, इस नहीं बोलते कि भाई कंटिन्यूअस सपोज 6, 7, 8 घंटे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, मतलब 2-3 घंटे तुम चलाओ, फिर 10 मिनट तो 10 मिनट का ब्रेक दे दो। वैसे तो हमें भी फिजिकल थोड़ा रेस्ट तो चाहिए ना। सपोज यहाँ से तुम जा रहे हो मुंबई, कार लेके जा रहे हो सपोज, तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ से शुरू किया और डायरेक्टली मुंबई पहुंच गए, तो रुको भाई कहीं पे, थोड़ा पानी पियो, नाश्ता करो, तो गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा। ओके, उसको भी पानी और उसके लिए थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, लाइक दैट। ओके, चलो, सो लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रेज इट्स टेम्परेचर। C is directly proportional to the amount of the substance. हाँ, सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हमने बोला हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब डिपेंडेंट ऑन द मास, सो देयरफॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, मतलब कि जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतनी हीट कैपेसिटी क्या हो सकती है, गेस करो। जैसे अभी मैंने
1 लीटर पानी लिया और मैंने तुम्हें 1 चम्मच पानी दिया, 1 स्पून ऑफ वाटर, ओके, तो कौन सा जल्दी गर्म हो जाएगा? 1 स्पून वाला। क्यों? उसको थोड़ी हीट दोगे और जरा गर्म हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। क्यों? उसकी क्वांटिटी कम है। सो क्वांटिटी कम है तो हीट कैपेसिटी भी क्या है? कम है। हीट कैपेसिटी मतलब कम एनर्जी। तुमने 1 जूल हीट दी और वो रीच हो गई भाई वो 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर तुम 100 जूल दे रहे हो तब जाके 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। तो हीट कैपेसिटी वो 1 स्पून वाले वाटर की हो गई 1 जूल, और ये अभी देखो दोनों वाटर ही है लेकिन हीट कैपेसिटी डिफरेंट है। तो ये वाटर की कितनी हो गई से 100 जूल। समझ में आया? देखो ये सारे कंसेप्ट समझने के लिए है, ओके। फिर न्यूमेरिकल में उसका यूज आएगा, और से JEE और नीट और से MCQ बनेंगे उसमें उसका यूज आएगा। लेकिन ये समझने के लिए, जैसे अभी मैं डे टू डे अभी जैसे स्पून वाला एग्जांपल दिया, ओके, तो इसी का क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो अभी ऐसा क्वेश्चन तो बुक में मिलेगा नहीं ना भाई कि ये ऐसा तो कुछ आया नहीं यार, ये स्पून और ये अब कैसे पता चलेगा? तो वो समझने के लिए है, ओके। वो समझ लिए तो ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके एग्जाम्पल के लिए हम ये ले रहे हैं। फिर क्वेश्चन वो लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो हम सोचेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है, ये ही है वो, लेकिन उसके रिलेटेड पूछा हुआ है। तो उसके रिलेटेड कुछ भी पूछ ले तो हमें कंसेप्ट पहले तो याद करना है कि ये चैप्टर कौन सा है। अच्छा ये चैप्टर है, ये चैप्टर में कंसेप्ट कौन सा है? वो स्पेसिफिक हीट वाला तो वो तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ ही होगा। तो स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, ये कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, तो हमें पता है वो थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में ये चैप्टर का क्वेश्चन, ये कंसेप्ट का क्वेश्चन है, लाइक दैट। अच्छा चलो, सो Cm मोलार हीट कैपेसिटी दैट इज C/N डिवाइडेड बाय मोल्स कर दोगे तो मोलार हीट कैपेसिटी मिल जाएगी, इज द हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो मतलब वही है क्या, अगर तुमने जो सब्सटेंस लेना है वो कितना लिया है? 1 मोल लिया है कि भाई 1 मोल ऑफ वाटर लिया है, तो 1 मोल ऑफ वाटर मतलब कितना होता है? 2 and 16 18 ग्राम। तुमने कितना लिया है? 18 ग्राम ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास तो कितना? H2 का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16, ओके। सो 16 + 2 18, ऐसे न्यूमेरिकल आया था एक 9th में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2O फाइंड करो ऐसे, तो 18, ओके। तो 18 आता है ना मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना, तो उसके लिए एटॉमिक मास याद होना चाहिए तब जाके हम फाइंड कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो हमने 18 ग्राम ऑफ वाटर लिया है। अब 18 ग्राम ऑफ वाटर को हम हीट देंगे और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे, तब जो हमें हीट कैपेसिटी मिलेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोलार हीट कैपेसिटी, क्योंकि हमने 1 मोल लिया है। हमने कितना लिया है? 1 मोल लिया है। सो हम 1 मोल लेंगे तो वो मोलार हीट कैपेसिटी हो जाएगी, and the quantity of heat needed to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius or say 1 Kelvin. Okay, समझ में आ गया? Specific heat is also called specific heat capacity. Specific heat मतलब ये जो heat capacity है, अब तक हमने क्या पढ़ा? heat capacity. अब हम क्या बोल रहे हैं? specific heat. Okay, so specific heat also called specific heat capacity is the quantity of heat required to raise the temperature of the 1 unit of mass of a substance by 1 degree Celsius. Simple. 2 तरीके से स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं। क्या मैंने क्या बोला पहले? स्पेसिफिक हीट के लिए क्या बोला मैंने? स्पेसिफिक हीट के लिए बोला कि एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी जरूरी हीट है, क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट क्वांटिटी ऑफ हीट इज डिफाइंड एज द हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी डिफाइन हो गई। लेकिन हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में अभी मैं क्या बोला? द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, तो कितनी क्वांटिटी? सॉरी, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब क्यू रिक्वायर्ड, quantity of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius. तो of a substance बोला ना, तो of a substance ये तो कॉमन बोल दिया, लेकिन अगर मैं बोलूं of a 1 mole substance, same definition, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius, तो हो जाएगी मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी और सिंपली हीट कैपेसिटी तो वही, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द
टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल नहीं, सिर्फ सब्सटेंस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी. एंड तीसरा, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस. कितना? 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, then it is known as specific heat. समझ में आया? सो हमने हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में देखा. ओके, देखो तो वापस वही चीज यहां पर समझाई हुई है. रेज यूनिट मास बोला है ना, मैंने बोला ना 1 ग्राम. ओके, तो 1 ग्राम मत लिखो, क्या लिख दो? यूनिट मास. ओके, यूनिट मास मतलब, यूनिट मतलब क्या? 1. तो 1 मतलब 1 ग्राम की बात चल रही होगी और 1 केजी की भी बात चल सकती है. ओके, और हमारा ऐसा यूनिट क्या है मास का? केजी. सो हम केजी लेंगे. तो अगर लिखना ही हो तो केजी लिखना, और ना लिखना हो तो यूनिट मास लिख देना. डन. सो देखो 3 डेफिनेशंस फिर से बोल रहा हूं. हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज defined as quantity of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius. That's it. Now molar heat capacity. Molar heat capacity is the quantity of heat required to raise the temperature of a 1 mole of substance by 1 degree Celsius. Okay. And now specific heat capacity is defined as the quantity of substance required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius. That is specific heat capacity. समझ में आया? अगर हमने सिर्फ सब्सटेंस बोला तो हीट कैपेसिटी, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बोला तो मोलर हीट कैपेसिटी, एंड यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बोला सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. समझ में आ गया? ओके. चलो, फॉर फाइंडिंग आउट द हीट कैपेसिटी Q रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सैंपल. हाँ, ये तो अच्छा, चलो बोल, फिर से बोलते हैं. फॉर फाइंडिंग आउट द हीट कैपेसिटी Q, फाइंडिंग आउट द हीट Q रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ
2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं थोड़ी चाय पी लेता हूँ।